स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास कार्यक्रम सितारों के जाल में। और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा बीतने वाले हैं और आज के विषय के बारे में हम जानेंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज के पंचांग और गोचर से करते हैं। आचार्य जी, आज का गोचर और पंचांग क्या कहता है? जी नमस्कार। INS के जितने भी दर्शक की चाट को देख पा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को देख उन सभी की मेरा बहुत नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर और पंचांग। तो आज का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से बनता है। 21 सितंबर 2023 का दिन है, दिन गुरुवार का है। भाद्रपद मास का महीना चल रहा है। आज षष्ठी और सप्तमी तिथि दोनों ही है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में राहु काल है। इस समय कोई भी शुभ कार्य यदि आप ना ही करें तो बेहतर होगा। बाकी शेष समय जो भी आपको अच्छा लगे उसको जरूर करिएगा। आज का जो ग्रह गोचर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखिए, सूर्य इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में, इस समय अनुराधा नक्षत्र चल रहा है। वहीं मंगल इस समय कन्या राशि में है। बुध इस समय सिंह राशि में मार्गी गति से गोचररत हैं। वहीं गुरु वक्री गति से मीष राशि में गोचररत हैं। शुक्र मार्गी गति से कर्क राशि में गोचररत हैं। शनि कुंभ राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। राहु मीष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी आचार्य जी, तो आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में संतान सप्तमी का महत्व क्या है, पूजा कैसे की जाती है, आज विशेष पूजा में क्या शामिल कर सकते हैं, इसके नियम क्या है। तो आचार्य जी, हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल। संतान सप्तमी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण एक पर्व माना जाता है। इस व्रत को करना हर भारतीय महिला या जिनकी भी संतान है या जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही है उनके लिए करना बेहद जरूरी है। देखिए, जब भी किसी हिंदू में विवाह होता है वर और वधू का, तो पत्नी घर आती हैं। कई बार बहुत वर्षों तक उनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती, या संतान होती है तो गर्भगृह गिर जाता है, या संतान होती है तो संतान उतना बेहतर तरीके से जीवन में अपनी उन्नति नहीं पाती है। कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इन सब समस्याओं का एकमात्र हल संतान सप्तमी का व्रत है। और आप देखिए कि ये व्रत का जो संयोग है 150 सालों के बाद आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस व्रत को करने की कथा क्या है, ये हमारे दर्शकों को मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। देवकी जो थी, जो भगवान कृष्ण की माता थी, उनके यहाँ कई बार गर्भ गिर जाता था। बहुत परेशान थी और हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि क्या वो कभी माँ बन पाएंगी, या माँ बनेगी तो उनकी संतान किस प्रकार से होगी। तो उनको वो कई ऋषि मुनियों के पास गई और सभी ने उनको यह सलाह दी कि आप भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो तिथि आती है उस दिन आप इस व्रत को करेंगे तो भगवान आपके घर योग्य संतान देंगे। इसी प्रकार राजा नहुष थे, उनकी पत्नी भी बहुत चिंतित थी क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान को लेकर वो भी बहुत परेशान रहती थी। तो ऋषि मुनियों ने उनको कहा कि आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत करें। लेकिन इस व्रत को बड़े अलग प्रकार से किया जाता है। इसकी व्रत की क्या विधि है ये भी मैं अपने दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त में बतला देता हूँ। देखिए, आज के दिन जो है कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज भगवान शिव, माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। कैसे करते हैं पूजा ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो आपका पूजा स्थान है वहां पर आप आटे का चौक बना लीजिए, और आटे का चौक बनाने के बाद उसके ऊपर एक लकड़ी का पटा रखिए और उसके ऊपर
श्वेत या हरे रंग का जो वस्त्र आपको लगे या पीले रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। तो उसके ऊपर थाली रखें और थाली में भगवान शिव, माता पार्वती को आप ज़रूर बिठाएँ, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ, चूँकि दोनों उनकी संतान थे। आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी संतान के साथ ही आपको पूजा करना पड़ेगी। अच्छा, आज के दिन क्या होता है कि एक धागा बनाया जाता है। माने लगभग 7 एक धागे में 7 गठान बाँधी जाती हैं या 7 डोरे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में आजकल चांदी की चूड़ियाँ मिल जाती हैं जिन पे 7 प्रकार के वो लगे रहते हैं धारियाँ, तो आप वो भी ला सकते हैं। जो लोग बहुत संपन्न हैं वो सोने की चूड़ियाँ भी ला सकते हैं। तो सोने या चांदी की चूड़ियाँ हमेशा इसमें रखी जाती हैं ताकि संतान की उन्नति हो सके। आज के दिन 7 पुए बनाए जाते हैं मीठे, माने गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। अच्छा, इस व्रत को दोपहर तक ज़रूर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके हमको संपूर्ण कर लेना चाहिए, ताकि हम जो है अपने संतान, चाहे वो बिटिया हो या बेटा हो, जो भी हो उसकी लंबी आयु की कामना कर सके और उसकी तरक्की के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। मैं हमेशा बताता हूँ कि पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये आप ज़रूर पूजा में रखें। आज के दिन भगवान को बिल्व पत्र भी चढ़ाया जाता है, तो पुए के साथ-साथ आप बिल्व पत्र की भी व्यवस्था ज़रूर रखें। अच्छा, इसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान को भोग लगाने की, पुए के साथ-साथ, चूँकि आज जो है नमक का भोग नहीं लगाया जाता, मीठा ही ये व्रत होता है। व्रत करने के उपरांत आप जो भी महिलाएँ हैं वो पुए दही के साथ उसका सेवन कर सकती हैं और भगवान को भी आज दही का भोग अलग से लगाया जाता है। तो इस प्रकार आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। अपनी संतान की उत्पत्ति, उनके, यदि आपके यहाँ संतान है, उनकी उन्नति और तरक्की के लिए जरूर आज आप ये व्रत करें। इस व्रत को सुबह प्रातः काल ही पारायण कर लेना चाहिए, या जिन्होंने अभी नहीं किया है हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो जरूर इस व्रत को करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। जी आचार्य जी, तो आपके द्वारा बताया गया है कि व्रत का महत्व क्या है, पूजा में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है। और इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं बैकुंठपुर से ऋषभ। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। 17/11/92। 17/11/92। रात के 12:30 बजे। रात के 12:30 बजे। बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जी, सवाल पूछिए। यही संतान के बारे में पूछना था। इसका 3-4 साल से कई नौकरी आई और चली गई, अभी 2-3 महीना से फिर नौकरी इसकी चली गई, तो क्या मिलेगी या इसका भविष्य कैसा है, बात स्थायित्व तो आएगा कि नहीं नौकरी में? जी, नौकरी के विषय में पंडित जी जानना है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए, जो हमारे दर्शक बैकुंठपुर से, कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। जन्म का जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है। वर्तमान में इस समय आपके बेटे के ऊपर शनि का अशुभ ढैया चल रहा है और दूसरा राहु भी 30 अक्टूबर के बाद परेशान करने आगे आ रहे हैं। शुक्र में शनि का प्रत्यांतर है, ये प्रारंभ हुआ है 24 फरवरी 2023 से और ये चलेगा 26/4/2026 तक। शनि की उपदशा भी है, शनि का ढैया भी है, तो शनि के चलते थोड़ी सी मुश्किल होगी वापस अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा मानना है कि आप अपने संतान को एक उपाय जरूर करें। एक तो शनि के से जुड़ा उपाय करें, यानी सुबह प्रातः काल या सायंकाल जब सूर्य ना हो, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जरूर रखवाइए। भगवान को एक पीला पुष्प जरूर, पीपल देव को जरूर एक पुष्प चढ़ाइए। 7 परिक्रमा जरूर करिए, उनको प्रणाम करके आइए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक मोती रत्न जरूर आप ऋषभ जी अपने बेटे को पहनाएं जिसका वजन लगभग 28 रत्ती का हो। गोल मोती, माने बॉल शेप का मोती होना चाहिए। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वा कर आप पहना दीजिए। मुझे लगता है इससे आपके बेटे को जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। जी आचार्य जी, तो ऋषभ आपके लिए आचार्य जी ने निदान भी बताया गया। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए भिलाई से बसंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। मनीषा जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। और
आचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम मैडम जी। जैसा कि आजकल विषय चल रहा है संतान के लिए, तो मैं अपनी बड़ी बेटी विभा के लिए पूछना चाहता हूं उनसे, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह के लिए। तो उनका जन्म तिथि है 7 सितंबर 7/9/1985, 85। 7 सितंबर 1985। जी जी जी। और समय है साय 3:55। 3:30 बजे दिन का ये समय के 3:55, 3:55। अच्छा, ओके। साय। और भिलाई, स्थान भिलाई। स्थान भिलाई। जी, सवाल पूछिए आप। जी जी। आचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज भी कितना अच्छा सुंदर विषय लेके संतान के विषय में कर रहे हैं, तो मेरे को ध्यान आया मैं बेटी के लिए थोड़ा सा जानकारी ले लूंगा। और आचार्य जी नित्य अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके करते हैं, मैं रेगुलर सुनता हूं उनको, बहुत अच्छा है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी के लिए थोड़ा सा बता देंगे, स्वास्थ्य के लिए, खासकर स्वास्थ्य के लिए। विभा जी, बसंत भाई, आपको मैं बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद देता हूं कि आप नियमित रूप से हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनते हैं और आपको पसंद आता है। ये हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। और आप सभी दर्शकों को हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। तो बसंत भाई, आपके स्नेह के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। विभा बिटिया की कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मकर लग्न और वृषभ राशि की जन्म कुंडली है। आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, 2 चीजें बिटिया की कुंडली में है। देखिए, लग्नेश कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी ग्रह शनि बेशक तुला राशि में दशम भाव में बैठा है, परंतु 29 डिग्री का होकर बैठा है, यानी उसमें किसी भी रूप में कोई शक्ति नहीं है, यानी वो शक्तिहीन है, जो कि सेहत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिटिया को संभव हो तो एक 10 से 12 रत्ती का नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बसंत भाई जरूर पहनाइए। लेकिन इसके अलावा स्वास्थ्य, खासतौर से पेट और पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसमें मंगल की भूमिका बहुत बड़ी है। मंगल अष्टम भाव में बुध के साथ कंजक्ट होके पड़ा हुआ है। तो नीलम के साथ एक मूंगा रत्न सीधे हाथ की मध्य जो रिंग फिंगर है, जिसको हम अनामिका कहते हैं, उसमें पहनाए। परंतु एक और चीज मैं साथ में कहूंगा, पन्ना जरूर पहना है, क्योंकि भाग्येश बुध भी अस्त होकर पड़ा हुआ है, जिसके कारण बिटिया को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो मैंने 3 उपाय आपको बताए हैं बसंत भाई। सबसे पहला नीलम सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में 10 से 12 रत्ती का, सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका में तांबे या चांदी में जड़वाकर देसी मूंगा जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो। वहीं पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 12 रत्ती का हो, अष्ट धातु में पहनवा दीजिए। इसके बाद आप स्वयं बताइएगा कि विभा बिटिया को कैसा लगा। जरूर मैं जानने का इच्छुक अवश्य रहूंगा। जी आचार्य जी, तो बसंत जी, आपकी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में आचार्य जी के द्वारा बताया गया, उपाय भी उनके द्वारा बताए गए, आप ये उपाय जरूर करिए और बेटी का स्वास्थ्य जो है वो जल्द से ठीक होगा। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए टिकमगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। जी मैडम जी, पंडित जी को प्रणाम। मेरी बेटी का जन्म 8 दिसंबर 1993। 8 दिसंबर 1993। हाँ, स्थान नवाड़ी टीकमगढ़ जिला में आता है। नवाड़ी अब तो नया जिला हो गया। जी जी, 2 बजे से लेके मैडम 1:30 से 3 बजे के बीच में है। उसका सही एग्जैक्ट समय नहीं उसका नोट कर पाए उस समय। तो इसकी रिपीट करिए आप सब एक बार। समय दोपहर का है या सुबह का है? दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच में। 1:30 से 2:30 के बीच में दोपहर का समय है। जी, सवाल पूछिए। इसकी महाराज जी, इसकी गुरु की महादशा कब प्रारंभ होगी, इसकी शादी के योग कब बन रहे हैं, और नौकरी का 3 चीजें इसकी पूछ रहा थी आपसे। जी जी आचार्य जी, उनको जानना है कि बेटी की शादी कब होगी और शादी के योग कब बन रहे हैं। आपकी बिटिया के ऊपर जो गुरु की महादशा प्रारंभ होगी वो 24 मई 2025 को प्रारंभ होगी राकेश जी, और ये चलेगी 24 मई 2041 तक। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मीन लग्न कन्या राशि की। हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में राकेश भाई इनका जन्म हुआ है। आपने नौकरी के बारे में पूछा, नौकरी कब लगेगी।
तो अभी कन्या राशि थोड़ी सी परेशान चल रही है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, मीन लग्न की कुंडली है, तो अभी गुरु ठीक नहीं है। गुरु ही प्रमुख ग्रह है आपकी बिटिया की कुंडली का, और गुरु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यानी तुला राशि में बैठा हुआ है। तो एक पुखराज रत्न अपनी बिटिया को जरूर पहनाइएगा। सीधे हाथ की जो पहली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, सोने चांदी या अष्ट धातु में जड़वाकर गुरुवार के दिन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में आप पहना दीजिए। लगभग 10 से 12 रत्ती का रत्न होना चाहिए राकेश जी, तो जरूर बिटिया को पहनाइए, इससे बिटिया को बहुत लाभ होगा। जी आचार्य जी, तो इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं भरतपुर से, राकेश चंद्र। राकेश चंद्र, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास माफ कीजिएगा, कैलाश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश चंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सितारों के चाल में। सवाल पूछने से पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दीजिए। आचार्य जी को प्रणाम। जी प्रणाम कैलाश भाई। ये मैं हिंदू धर्म संबंधी कुछ शंकाओं का आपसे समाधान करने का समय समय पर प्रयास करता रहता हूँ, आप अच्छा गाइडेंस देती हैं। और मेरी एक शंका ये है, श्राद्ध पक्ष के बारे में पहले पेपरों में आया था कि ये चतुर्दशी को जिन जातकों की मृत्यु होती है वो 2 तरह की होती है मृत्यु जीवन में, एक तो बुढ़ापा बीमारी से और एक एक्सीडेंटल, कोई दुर्घटना, आग जल या एक्सीडेंट कोई भी। तो उसमें ये बताया गया कई आचार्य द्वारा अखबारों में कि जिनकी सामान्य मृत्यु चतुर्दशी को हुई है, जैसे मेरे पिताजी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुई थी, तो उनके जिनको सामान्य मृत्यु हुई है चतुर्दशी को, उनका श्राद्ध अमावस्या को ही किया जाए, और जिनकी एक्सीडेंटल डेथ किसी भी तिथि को हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाए। तो ये शंका है कि मेरे पिता की मृत्यु सामान्य वृद्धावस्था और बुढ़ापे से हुई थी, और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, तो मुझे चतुर्दशी को ही करना चाहिए या अमावस्या? कैलाश भाई बहुत धन्यवाद। आप हिंदू धर्म और हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं, और आपकी आस्था भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब में है। तो मैं आपकी समस्या का समाधान किए देता हूं कैलाश जी। हमेशा श्राद्ध के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, उसमें सभी का निचोड़ एक ही है कि जिस तिथि को माने अमूमन जब भी अंतिम संस्कार जिस तिथि को किया जाता है उस तिथि को ही हम लोग श्राद्ध पक्ष में मनाते हैं, और उसी दिन हम उनके लिए जो मृत आत्मा है उनके निमित्त पिंडदान या विभिन्न कर्म करते हैं, ब्राह्मण को भोज कराते हैं। तो आप चतुर्दशी के तिथि के दिन यदि आपके आदरणीय पिताजी का देहावसान या गोलोक धाम को वो गए हैं तो आप उनको चतुर्दशी तिथि के दिन ही करिएगा, किसी और तिथि के दिन मत करिए। वैसे तो मेरा मानना है कि जो पितृपक्ष का पखवाड़ा होता है उसमें 15 दिन चतुर्दशी तिथि के अनुसार को तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है तब तक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो पितृलोक होता है वो इन दिनों में पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, और न केवल हमारे पिता अपितु हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो इस आस में पृथ्वी के पास तक आते हैं। चूंकि उस धाम में पानी नहीं है तो वो जल चाहते हैं, आपके जरा से जल तर्पण इत्यादि से वो बेहद प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप उनके निमित्त गाय दान या विभिन्न प्रकार के दान इत्यादि करते हैं तो उससे भी वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार के काम को करने से उनको बहुत लाभ होता है। तो मेरा मानना है कि आप इन दिनों में इसको जरूर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी आचार्य जी, तो अब हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। आज के राशिफल क्या कुछ कहते हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन तक, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है, मन थोड़ा अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपको सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी की आप अपेक्षा करें। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, कल दोपहर के बाद से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। सप्तम भाव में चंद्रमा आपके आवश्यक कार्यों को बहुत तेजी से संपन्न कराने में मदद करेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में आ चुका है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी,
प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में लाभ मिलेगा और विरोधी पक्ष शांत बना रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। तनाव में कमी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता और शासकीय कार्यों में यदि आप रुचि है या काम करना चाहते हैं तो उसमें जरूर सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने जरूरी काम है उनको आप बिल्कुल ना करें, जो भी आवश्यक काम है उनको टाल दें। आने वाले 2-2.5 दिनों तक बिल्कुल भी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय अभी आपके पक्ष का बना हुआ है। सलाह यही है, पराक्रम भाव का चंद्रमा है जो आने वाले 2 दिनों तक रहेगा। जितने भी आप आवश्यक कार्य उनको तेजी से संपन्न कर लें। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में जरूर लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि यानी तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले जातकों के सितारे आज बेहद मजबूती से आपका साथ देने जा रहे हैं। जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको योजना बनाकर करें। ये आने वाले दिन आपके लिए बेहद शानदार है। विरोधी पक्ष कमजोर बना रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। चंद्रमा अब आपकी राशि में भ्रमण करेगा। तनाव मुक्त होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। आवश्यक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से जरूर करें। अगली राशि की बात करते हैं जो कि धनु राशि के। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। लोग आपकी मदद करने से बचेंगे। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद आप जरूर करेंगे। अगली राशि की बात करते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में है। चंद्रमा एकादश भाव में भ्रमण कर रहा है जिसके चलते धन आपको मिल सकता है। शासन या अशासकीय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंता है उस में कमी आने के पूर्ण संकेत हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है, परंतु कोई जरूरी काम हो उसको अभी ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। सलाह लेकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। धन का निवेश सोच समझकर करें तो ज्यादा बेहतर है। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया होने जा रहा है। चंद्रमा आज भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। यदि आप कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सफल और लाभकारी रहेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में आपको अनुकूलता मिलेगी और तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जी आचार्य जी, तो ये थी पूरी 12 राशियां और राशियों के अनुसार आज का दिन कैसा बीतने वाला है वो भी आपके द्वारा बताया गया है। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि संतान सप्तमी का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, और ये सब तमाम से जानकारी जो है मेरे साथ भोपाल से जुड़े थे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी और उनके द्वारा साझा की गई। तो आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सितारों की चाल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INH न्यूज।